हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग क्विज 6 अटेम्प्ट कर चुके हो, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे क्विज 6 की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डायमंड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड आयोडीन। क्या है डायमंड? डायमंड में ईच कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो एक कार्बन 4 कार्बन एटम से सराउंडेड है। सिमिलरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज सिलिका, इसमें क्या होता है, एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड होता है। अब डायमंड या फिर सिलिका, इन दोनों में ये टेट्राहेड्रा बन गया। ठीक है, अब एक टेट्राहेड्रा, इवन इन केस ऑफ डायमंड, एक टेट्राहेड्रा दूसरे टेट्राहेड्रा से लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिलिका में भी यही बात होती है, टेट्राहेड्रा आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो अब इस तरह से क्या होता है कि पूरा एक 3D नेटवर्क बन जाता है जिसमें इतने सारे टेट्राहेड्राज हैं और आपस में वो लिंक्ड हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह के बड़े से मॉलिक्यूल को आप जायंट मॉलिक्यूल कहते हो, क्योंकि एंटायर मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस है। फाइन। तो डायमंड में ईच कार्बन एटम इज लिंक्ड या फिर इज सराउंडेड tetrahedrally by 4 carbon atoms. Okay, fine. Similarly, सिलिका में SiO2 में each silicon atom is surrounded tetrahedrally by 4 oxygen atoms. ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों में ही टेट्राहेड्रा, ये जो टेट्राहेड्रा बना है, आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हो बहुत स्ट्रांग होता है। एंटायर 3D नेटवर्क में अगर कोवेलेंट बॉन्ड रहा तो वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इन बोथ दीज टेट्राहेड्रास आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म giant 3D molecules. Okay? कोवेलेंट बॉन्ड पूरे नेटवर्क में प्रेजेंट है, कंप्लीट 3D नेटवर्क में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं I2 के बारे में। तो I2 का क्या है? I2 की अरेंजमेंट होती है FCC पैटर्न में। ठीक है, ये जो I2 मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। और एक I2 और दूसरे I2 के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर वैंडरवॉल फोर्स है I2 के बीच में, तो फिर ये उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तो फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप I2 को जायंट मॉलिक्यूल नहीं कहते हो। तो I2 मॉलिक्यूलर है क्योंकि हर एक लैटिस पॉइंट पे I2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन इट इज सिंपल मॉलिक्यूलर। सो विल गो बाय द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिव्स, इसमें रडाई कुछ गिवन है और आपसे कह रहा है which factor appears to determine the type of lattice for these compounds। मतलब सीजियम लैटिस इस टाइप का है जिसमें सीजियम बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और Cl माइनस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। ओके, और NaCl और MgO के बारे में इसका लैटिस थोड़ा डिफरेंट है। हम अपने नॉलेज से जानते हैं NaCl के लैटिस में क्या होता है। NaCl के लैटिस में Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई करते हैं और Cl माइनस फेस सेंटर्स एंड कॉर्नर्स ऑक्युपाई करता है। फेस सेंटर एंड कॉर्नर्स मतलब FCC की जो लैटिस पॉइंट है उनको ऑक्युपाई करता है Cl माइनस। फाइन। अब यही अगर आप CsCl टाइप देखोगे तो CsCl टाइप में क्या होगा, Cs प्लस कहां पर प्रेजेंट रहेगा, बॉडी सेंटर में।
और Cl माइनस कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, कॉर्नर्स पे। तो क्यों हुआ ऐसा, Cs प्लस बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और Na प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो ये डिफरेंस क्यों है? आप जानते हो ये डिफरेंस है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर रेडियस, ठीक है। तो बेसिकली जिस भी केस में जो भी रेडियस रेशियो फिट हो रही होती है, हमेशा आयन अपने आप को उसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। तो क्या है कि Cs प्लस की जो साइज है वो ज्यादा बड़ी है व्हेन कंपेयर टू Na प्लस। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं अपना, विच फैक्टर अपीयर्स टू डिटरमिन द टाइप ऑफ लैटिस। आप जानते हो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ आयनिक रेडाई। रेशियो ऑफ आयनिक रेडाई बताता है कौन ऑक्टाहेड्रल में फिट होगा, कौन क्यूबिक में फिट होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ डेटास दिए हुए हैं, तो हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो डेटास दिए हुए हैं इनकी हेल्प से हम थोड़ी स्टडी कर सकते हैं, फाइन। तो चलिए देखते हैं, हमें निकालना है कैटायन अपॉन एनायन की रेशियो कुछ केसेस में। कौन कौन से केसेस में? पहला है Cs प्लस अपॉन Cl माइनस, सेकेंड है Na प्लस अपॉन Cl माइनस, और लास्ट है Mg2 प्लस अपॉन O2 माइनस। ओके, Cs प्लस अपॉन, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां से आप यूज कर लो। 167 अपॉन 181, 102 अपॉन 181 एंड 72 अपॉन 140। यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.922, यहाँ पे आएगा 0.56 और इधर आंसर आएगा 0.514। अब अगर आपका रेशियो, रेडियस रेशियो जो आपको मिला है, देखो वो फर्स्ट केस में आपको क्या मिल रहा है, Cs Cl माइनस में रेडियस रेशियो इज 0.9। और आप जानते हो कभी भी अगर कैटायन अपॉन एनायन की रेडियस रेशियो 0.732 से लेकर 1 तक वैरी करे, इसका मतलब है कि वो कोऑर्डिनेशन क्यूबिक कोऑर्डिनेशन है, फाइन। इट मींस दिस बिलोंग्स टू क्यूबिक कोऑर्डिनेशन, और क्यूबिक कोऑर्डिनेशन में कैटायन बॉडी सेंटर पे होता है और जो आपके एनायंस हैं वो कॉर्नर्स को ऑक्युपाई करते हैं, फाइन। अब हम आ जाते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस। इसमें देखो रेडियस रेशियो 0.56 आ रहा है और इसमें रेडियस रेशियो 0.514 आ रहा है। तो ये दोनों ही रेडियस रेशियो कौन सी रेंज को बिलोंग कर रही है? दिस बिलोंग्स टू 0.414 टू 0.732। और इस रेडियस रेशियो को जो बिलोंग करता है वो कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है? ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है दिस इज ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन। और ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन को जो फॉलो करेगा उसमें कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट रहेगा। दैट्स व्हाई हमारे NaCl में कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करता है और CsCl में Cs प्लस बॉडी सेंटर को ऑक्युपाई करता है, फाइन। तो आंसर सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन ही काफी है इस क्वेश्चन में, बट हम थोड़ा और सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुक्रोज हाइड्रोलाइज होने पे बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ओके, इनमें से कौन सी बातें करेक्ट है ये आपको बतानी है। तो सुक्रोज हाइड्रोलाइज हुआ, आप जानते हो जितने भी आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो आपके पास एक सुक्रोज रहे और वो सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर दो, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दो सॉल्यूट का पार्टिकल बना ले, इसका मतलब है जब रिएक्शन हो जाएगी, अगर हाइड्रोलिसिस होगा तो दो पार्टिकल बनेंगे, फाइन। इट मींस इफ हाइड्रोलिसिस इज कैरीड आउट, number of solute particles increases, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़े तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, फाइन। उसके बाद तो इसका मतलब है कि सी या डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब हम आ जाते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, क्या है ये। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी आपको बायोमोलिक्यूल्स में करनी है, लेकिन अभी भी आपके क्वेश्चन में इनफ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे है, ग्लूकोज क्या बना हुआ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है हमारा CH2OH, उसके बाद दिया हुआ है CHOH होल 4, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है COH, एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अब हम आ जाते हैं फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज में क्या है, CH2OH, CHOH whole 3, then there is CO
एंड एट लास्ट देयर इज CH2OH। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप निकालोगे तो C6H12O6 आएगा, ठीक है। लेकिन आप चेक करना, यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है, और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। इसका मतलब है दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण अब ऑब्वियस है दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए तो फिर हम कौन सा आइसोमर्स बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इट मींस दीज टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ग्लूकोज है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और फ्रक्टोज है लीवोरोटेटरी, तो इनको आपने ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों नहीं कहा। ऑप्टिकल आइसोमर्स आप दो कंपाउंड को तब कह रहे होते हो जब उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर्स की बात तब आती है जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है और फिर उनमें ऑप्टिकल रोटेशन में डिफरेंस हो, तो फिर हम कहेंगे कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है। यहाँ तो हमारे स्ट्रक्चर में ही डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, इसका मतलब ये दोनों आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ओके फाइन, तो विल गो बाय द ऑप्शन 3 का हो गया हमारा फिर सही, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड। तो आप ये जो मोलर वेट डिटरमाइन करते हैं, I की वैल्यू आपको मालूम होगी, I इज इक्वल टू नॉर्मल और कैलकुलेटेड मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ओके, अपॉन ऑब्जर्व्ड कौन होता है, जो एक्सपेरिमेंटल होता है ना, अपॉन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मोलर वेट ऑफ सेम सॉल्यूट। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वाला कैसा होगा ये बताना है। तो एक्सपेरिमेंटल मोलर वेट विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर वेट, जो हम जानते हैं नॉर्मल मोलर वेट अपॉन I। और आप जानते हो NaCl अगर 100% डिसोसिएट हो जाए तो NaCl में I की वैल्यू कितनी होती है, 2। मतलब जो भी है NaCl की I की वैल्यू तो मोर देन 1 ही होती है, ठीक है। अगर डिसोसिएशन 90% है, 80% है, तो भी I की वैल्यू मोर देन 1 आएगी। I की वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल मोलर वेट is less than normal molar weight since I is more than 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming each salt to be 90% dissociated, which of the following has highest osmotic pressure। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बड़ी जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि सभी सॉल्ट 90% डिसोसिएट हो रहे हैं, ठीक है, फाइन। सबकी परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन सेम है, ओके। सबकी देखो ध्यान से, तो सबकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सेम है, सभी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सभी में अल्फा की वैल्यू सेम, सभी की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम। इसका मतलब है कि जो भी हो नंबर ऑफ आयंस तो उसमें ही ज्यादा बनेंगे जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस ज्यादा हैं। तो इसमें फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ आयंस कितना बनता है, अगर 100% डिसोसिएशन हो जाए तो नंबर ऑफ आयंस कितने बनते हैं, 5, है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितना बनता है, सेकेंड वाले केस में 3, इधर भी 3, राइट। और यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम्स आप मिक्स कर रहे हो, 2, एक B और C का आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हो। और अगर इक्वल वॉल्यूम एक जैसों का, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, अगर एक जैसों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया जाए तो नेट जो मिक्सचर बना है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है इनिशियल कंपोनेंट्स के, ठीक है। तो ये वाली बात मैं आपको क्लियर कर दूंगी, यहाँ पर भी 3 आएगा अगर 100% डिसोसिएशन होती है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर सकते थे, जो भी हो 90% ऑफ 5 ऑलवेज ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू 90% ऑफ 3, राइट। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, आंसर दे देते हम डेसीमोलर Al2SO4 होल 3, ऑप्शन नंबर A, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस ज्यादा फॉर्म होंगे इन Al2SO4 होल 3, फाइन। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ये वाला, बट कभी कभी अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा आप
समझना चाहो, है ना, न्यूमेरिकल, अगर ये कंपैरिजन नहीं होकर एग्जैक्टली न्यूमेरिकल आया होता तो हम क्या कर रहे होते, वो देख लेते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले है Al2SO4 होल 3, ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर करना है, तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आर और टी तो सभी का सेम है, तो आई इंटू सी पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले है Al2SO4 होल 3, ये टूट कर बना रहा है Al3 प्लस 2 प्लस 3SO4 2 माइनस। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन तो सभी में सेम है ना, तो हम सी कॉन्सेंट्रेशन लेकर चलेंगे आगे। अब इसमें नंबर ऑफ आयंस देख लेना, तो ये 1 है शुरू में, ये 0 है, ये 0 है, फिर ये टूटा, कितना टूटा 90%, तो 1 माइनस 0.9 हो गया, ये कितना बना 0.9 इंटू 2, 0.9 इंटू 2 दैट इज 1.8 बना, ये कितना बना पॉइंट, ये जितना टूटेगा उसका 3 टाइम्स ये बनेगा ना सल्फेट, 0.9 इंटू 3 दैट इज 2.7, यहाँ से कितना रह गया है, ये बचा हुआ 0.1, तो इसको ऐड कर दिया तो ये कितना आ रहा है, सम टोटल आई इज इक्वल टू 4.6, राइट, 4.6 अपॉन 1 दैट इज 4.6। तो C इंटू आई की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, C इंटू आई इज 4.6 इंटू सी, फर्स्ट केस हो गया। अब इसको RT से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, फाइन। नाउ सेकेंड केस में आते हैं, B में आते हैं, BaCl2, ये तो A था, BaCl2 टूट करके क्या बना रहा है, Ba2 प्लस और 2Cl माइनस, फाइन। ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है शुरू में, 90% इसका टूटा, ये 0.9 बना, ये 2 इंटू 0.9 बना, ये है 0.1, ये 0.9, ये 2 इंटू 0.8, 2 इंटू 0.9 दैट इज 1.8, 0.9 एंड 0.1, तो ये आ गया है इन ऑल 2.8। ओके, यहाँ से आई मिल रही है हमें 2.8, फाइन। तो अब सेकेंड केस में C इंटू आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2.8 इंटू सी, कॉन्सेंट्रेशन दोनों में सेम। ओके, C में आप देखो, C केस जो है वो बिल्कुल आपके B वाले केस के जैसा है, जिसमें 2 Na+ बन रहा है और एक सल्फेट आयन बन रहा है, फाइन। 1 0 0 1 माइनस 0.9, 0.9 इंटू 2 और ये 0.9, फाइन। सॉल्व ऐड कर दिया तो आई इंटू सी कितना आ गया, इसमें भी 2.8 इंटू सी। तो अब आप कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट केस इज 4.6 CRT, सेकेंड केस इज 2.8, थर्ड केस इज 2.8, आपको पता है इन सब में मैक्सिमम 4.6 है। नाउ लास्ट वाला केस रह गया है, जब आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ B एंड C को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, और ये ध्यान रखना B और C दोनों एक जैसे हैं, उनमें I इंटू सी की वैल्यू सेम आ रही है, I इंटू कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सेम है। तो हम D ऑप्शन को देखते हैं, अगर आप इन दोनों को मिक्स किए हो ना, तो आपको नेट आंसर निकालना पड़ेगा, IC नेट मिक्स करने के बाद कितना है, तो IC1 इंटू V1 प्लस IC2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, दोनों का सेम वॉल्यूम मिक्स किया गया, तो दिस वाज 2.8 इंटू सी, तो ये है 2.8 इंटू CV प्लस 2.8 इंटू CV अपॉन 2V, और ये बन रहा है कितना 2.8 इंटू सी। इसका मतलब है C, D और B ये तीनों एक जैसे हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जो पहला वाला होगा वो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। देखो जब भी कभी आप दो सोल्यूशन लेते हो ना, दो सोल्यूशन आपने लिया है और ये दोनों सोल्यूशन एक ही कॉन्सेंट्रेशन के हैं, सेम कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन C है, सेम कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर आप इसे किसी भी वॉल्यूम में मिक्स करो, एनी वॉल्यूम, एनी वॉल्यूम, आप इन दोनों का बराबर वॉल्यूम लो, या फिर आप इसे 300 ml लो, इसको 700 ml लो, या फिर कुछ भी लो, आप इन दोनों को अगर किसी भी वॉल्यूम में मिक्स करते हो और इन दोनों की ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, तो फिर जो नेट सोल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम आएगी, सेम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। आप दो सोल्यूशन जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है उनको किसी भी वॉल्यूम में मिक्स करो, उनकी नेट कॉन्सेंट्रेशन सेम आनी है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन,
इसमें कह रहा है विच लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट। ओके, और जो पहला लाइन है वो प्योर सॉल्वेंट का लाइन है, और जो हमारा नंबर्स लाइन है वो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सेम सॉल्वेंट, मतलब वो सोल्यूशन का लाइन है। तो फर्स्ट लाइन है सॉल्वेंट, बाकी सारे सोल्यूशन है, बाकी सारे सोल्यूशन है। तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने पे आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ जाती है और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ये, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। मतलब डायरेक्टली हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी से। और यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस इन टेम्परेचर्स आर नॉट टू स्केल, मींस ये जो डिफरेंस, ये जो मार्किंग की गई है ये एग्जैक्ट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मार्किंग नहीं है, ये ग्रॉस रफ मार्किंग है। फाइन, ओके। तो बस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस जब आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हो इन अ सॉल्वेंट, एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट। ओके फाइन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये क्रिस्टल बना हुआ है, क्रिस्टल में बनाने का तरीका हमेशा ये रखना कि एक कटायन फिर अनायन फिर कटायन फिर अनायन, ठीक है, दो कटायन कटायन को साथ मत रखना। तो यहाँ पहला वाला कटायन है, फर्स्ट वाला देखो कटायन है, बगल वाला एनायन, कटायन अनायन ऐसे करके हैं। तो ये अगर एनायन है इसका मतलब यहाँ पर कटायन रहा होगा, फिर यहाँ पर कटायन है, इट मीन्स दिस इज अनायन, फिर कटायन, anion means this is cation, यहाँ पे cation means anion यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इन ऑल, इस जगह से, इस पूरे क्रिस्टल से दो cation एंड टू anions आर मिसिंग, ठीक है। और जब इक्वल नंबर ऑफ cation एंड anions आर मिसिंग, इसका मतलब है ये कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों मिस हो गए हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन्ड है, क्योंकि कैटायन जितना मिस होता है उतना ही एनायन मिस होता है इन शॉर्टकी डिफेक्ट। ओके, तो ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्ट आंसर था 7 का बी। A solid comprises of 3 types of elements P, Q and R. P forms FCC lattice in which, okay, तो P FCC बनाया है, Q और R, Q tetrahedral voids and R half of octahedral voids, ठीक है। तो जब कोई पूरा FCC के लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करे, तो FCC के लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई करने पे इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाते हैं, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्यू किसको ऑक्युपाई किया है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कितने होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8। नाउ कमिंग टू आर हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई किया है, मींस हाफ ऑफ 4 ऑक्युपाई किया है, मींस ये है कितना, 2। तो ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है, लिख देंगे 4Q8 R2, और फिर सॉल्व करके ये बन गया Q4R P2 Q4R8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आप लोकेट करो कहाँ पर कौन प्रेजेंट है। तो देखेंगे कैल्शियम बॉडी सेंटर को ऑक्युपाई किया है, बॉडी सेंटर को कैल्शियम ऑक्युपाई किया है, ठीक है। O2 माइनस के बारे में देखिए, O2 माइनस हर एक H सेंटर पे दिख रहा है ना, H होते कितने हैं 12, और एक H सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है उसकी इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितनी होती है इन अ यूनिट सेल, 1/4। फाइन, नाउ दिस इज, अच्छा जो बॉडी सेंटर पे रहेगा उसकी कंट्रीब्यूशन 1 आएगी, है ना। देन देयर इज टाइटेनियम, टाइटेनियम कहाँ पर, देन देयर इज टाइटेनियम, और टाइटेनियम कहाँ पर प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, 8 × 1/8 दैट इज 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, Ca 1 है, O3 है, और Ti 1 है सिर्फ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, CaTiO3, 9th का सी आंसर करेक्ट है। Then 10th question, 1 gram of water is introduced in 5 liter evacuated flask at 50 degree Celsius. इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा, ठीक है ना।
इसमें क्या कर रहा है कि एक फ्लास्क लिया है, फाइन, एक फ्लास्क लिया, ये है एक फ्लास्क, इसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर को रख दिया, 1 ग्राम ऑफ पानी रखा फ्लास्क में। अब क्या कर रहा है कि इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। वॉल्यूम है फ्लास्क का 5 लीटर्स, 5 लीटर्स, 5 लीटर्स। अब कहता है व्हाट मास ऑफ वाटर इज प्रेजेंट एज लिक्विड व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको फ्लास्क को क्लोज करना होगा, अदरवाइज इवेपोरेशन चलती रहेगी। ओके देन अब हम वेट कर रहे हैं, आपको पता है थोड़ा टाइम के बाद जब आप ऑब्जर्व देखोगे आके वापस से सेम कंटेनर को, तो इसमें क्या होगा, कुछ तो वाटर वेपर्स होंगे जो वेपोराइज हो चुके होंगे, है ना। और वेपोराइज होने के बाद वो इस लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, जिसे आप कहते हो वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिफाइन करते हैं हम इसे। तो अब कहता है कि जब इसके इक्विलिब्रियम सेट हो चुकी है, उस टाइम पे बताओ कितना पानी रिमेनिंग है, पानी का कितना अमाउंट रिमेनिंग है, फाइन। तो अब फिर दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की वेपर प्रेशर इज 92.5 mm ऑफ Hg। इट मींस टेम्परेचर जब इतना है, जब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वेपर प्रेशर, ये जो वेपर है ना, ये वाला वेपर जो बना है, इसका प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 92.5 mm ऑफ Hg। और ये जो वेपर प्रेशर है, ये कंटेनर कितना छोटा बड़ा है इस पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अभी मेरा जो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर भी ये पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे इतना ही प्रेशर लगा रहा होगा, बिकॉज पानी की वेपर प्रेशर हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप जानते हो फॉलो तो करेगा गैस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन। एन वो है जो नंबर ऑफ, यहाँ पे जितने भी गैसेस वाटर वेपर बन चुके हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर एन है। सो एन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 92.5 अपॉन 760 mm ऑफ Hg, ATM में चेंज कर दिया। वॉल्यूम कितना था 5 डिवाइडेड बाई R इंटू टी, R की वैल्यू लीटर ATM 0.0821 into temperature 50 degree Celsius plus 273 plus 50, ओके। तो ये वो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ मोल्स गैशियस वाले नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले आप इसको निकाल लो कितना गैशियस नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है आपका। तो सॉल्व करने पे यू विल गेट 0.023 नंबर ऑफ मोल्स। अब वेट ऑफ वाटर जो कन्वर्ट हो चुका है वेपर में, ठीक है ना, वेट ऑफ वाटर वेपर ये कितना होगा, अभी तो मोल्स निकाल लिया ना, तो इंटू 18 कर देते हैं, वेट मिल जाएगा 0.413 ग्राम, ठीक है। नाउ इतना तो वाटर वेपर बन गया, तो अब ये बताना रिमेनिंग वाटर कितना आएगा, रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर इन लिक्विड स्टेट ये कितना होगा, इन लिक्विड स्टेट 1 माइनस 0.413 ग्राम, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 0.59 ग्राम, गोइंग बाय ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th में जितने भी एक बड़ा एक स्फेयर दिया हुआ है सेरियम आयंस का, ठीक है, थोड़ा वो लाइट है, और जो डार्क वाले स्फेयर्स हैं वो ऑक्साइड के हैं, O2 माइनस, ओके। तो जो सेरियम आयंस है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है ये देखते हैं। सेरियम आयंस मुझे दिख रहा है, सेरियम आयंस कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, ठीक है। तो सेरियम आयंस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट है। तो कॉर्नर्स के कारण इनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना आएगा आप जानते हैं, 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। फेस सेंटर के कारण कितना आएगा आपको पता है, 6 इंटू 1/3 दैट इज 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। और ये नेट कितना बन गया, ये आ गया हमारा, दिस इज ये नेट हो गया 4। सेरियम तो मिल गया। अब आते हैं ऑक्साइड पे। तो ऑक्साइड थोड़ा ट्रिकी सा है।
ऑक्साइड कहाँ पर है ये देखो, जितने भी ऑक्साइड हैं वो सभी इस क्यूब के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर वाले सेरियम से थोड़ा अंदर। ठीक है, आप जानते हो एक एफसीसी लैटिस में कॉर्नर से थोड़ा अंदर इन क्यूब क्या सिचुएटेड होता है, कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड सिचुएटेड होता है। हर एक कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वॉइड सिचुएटेड होता है। ओके, तो इसका मतलब है ये जो O2 माइनस आयन दिया हुआ है, O2 माइनस आयन, वो हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। और टेट्राहेड्रल वॉइड की इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन 1 होती है, सभी अंदर होते हैं क्यूब के, है ना, तो वो इफेक्टिवली कितना आ गया, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अब हम देख लेते हैं, सेरियम है 4 एंड ऑक्सीजन है 8, इनकी रेशो, तो ये बन रहा है CO2। तो ऑप्शन नंबर डी, 11th का डी। क्वेश्चन नंबर 12, रेशियो ऑफ डेल्टा टीबी अपॉन केबी ऑफ 6% AB2 एंड 9% A2B। अभी इस क्वेश्चन में बच्चों को ये कंफ्यूजन आती है कि ये जो परसेंट वाला है बात, ये क्या है, ये परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है या वेट बाय वेट है, क्योंकि दोनों में आंसर बदल जाएंगे, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं इनकरेक्ट वाले को अप्रोच करती हूँ, जिससे आंसर नहीं आएगा उसको। रेशियो ऑफ डेल्टा, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। रेशियो ऑफ डेल्टा टीबी एंड केबी, आप जानते हो डेल्टा टीबी is equal to kb into m, right? डेल्टा टीबी is equal to kb into m। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा टीबी क्वेश्चन में क्या किया है ना, डेल्टा टीबी अपॉन केबी ये दे रखा है, इसका मतलब है कि मोलालिटी दे रखा है। तो कह रहा है दोनों सॉल्यूट की, दोनों जो सॉल्यूशन बने हैं दोनों की मोलालिटी 1:1 है। ओके, मतलब है मोलालिटी गिवन है क्वेश्चन में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम परसेंटेज को, यहाँ जो क्वेश्चन में दिया है उस परसेंटेज को अगर हम वेट बाय वेट मानते हैं तो क्या होता है, वेट बाय वेट मान लेते हैं। फाइन, चलिए 6% का मतलब क्या होता है, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फाइन, अगर आपको सिर्फ सॉल्वेंट के लेवल पे निकालना है तो आप क्या बोलोगे, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 माइनस 6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। नाउ हमारा ये वेट बाय वेट का सिचुएशन है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट केस में स्मॉल m की वैल्यू क्वेश्चन में तो दे रखा है 1 इज इक्वल टू मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, 6 ग्राम है सॉल्यूट के, इनका मोलर वेट कितना कितना, A + 2B हो गया, पहले वाले का मोलर वेट जो AB2 था, AB2, स्मॉल a और स्मॉल b इनका मोलर वेट मान लिया, तो A + 2B मोलर वेट आ गया। 6 अपॉन इनटू सॉल्वेंट की वेट पुट करनी होती है इन केजी, तो 94 ऊपर 1000, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन बनाया फॉर A2B के लिए सेकेंड इक्वेशन बना लेते हैं। अगेन 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9% A2B, 9% A2B के लिए क्या लिखेंगे, 9 अपॉन A2B है ना इस बार, तो 2A + B इंटू 1000 अपॉन, ये तो वेट ऑफ सॉल्वेंट रख रहे हैं इन केजी, ओके, तो 1000 अपॉन 100 माइनस 9 इज 91, हो गया ये। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई है, इससे आपको A और B सॉल्व करना है, A और B सॉल्व कर लोगे तो आपको मोलर वेट मिल जाएगा। लेकिन अब आप थोड़ा समझो कि यहाँ पर ऐसे 1000 से और 94 ये कुछ भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपको ये जो ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हो ना, ये सारे ऑप्शंस 10, 20, 40, ऐसा तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है 2A + B से। सॉल्व करोगे तो एक की वैल्यू 9 पॉइंट कुछ आएगी, एक की वैल्यू 44 पॉइंट कुछ आएगी, तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही है, 40, 10 नहीं आ सकता है। ये तो आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली डिविजिबल कुछ नहीं दिख रहा, ओके।
तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ ये मानते हुए कि हमारा जो ये 6% दिया हुआ है वो 6% वेट बाय वॉल्यूम है। बहुत सारे बार क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा, आपको अपना खुद का जुरिडिक्शन लगाना होगा, अपना खुद के डिस्क्रिप्शन पे आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब नेक्स्ट 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 एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए क्या क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उसका आंसर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, वेट बाय वॉल्यूम मान लेते हैं इसे। वेट बाय वॉल्यूम मानने का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि ये 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन आपसे कहा कि आप ये बताओ अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास क्या है। आप जानते हो हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये माना गया है दैट सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, और डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हम जानते हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी, दोनों सेम बात होती है ना। तो अब हम क्या करें, अब हम हमारा जो इक्वेशन है Kb इंटू स्मॉल m जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे डायरेक्टली कैपिटल M रख देंगे, मोलैरिटी की वैल्यू रख देंगे। देखते हैं फिर क्या आ रहा है। तो फर्स्ट फॉर Ab2 काइंड ऑफ सॉल्ट 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन A प्लस 2B, इतना तक तो होगा ही ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला। अब मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ सोल्यूशन की वैल्यू वॉल्यूम दी हुई है 100 ml, तो मैं इसको लीटर्स में चेंज कर देती हूँ, 100 अपॉन 1000 ऊपर चला गया, ठीक है। Ab2 हो गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ फॉर A2B के लिए क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन A 2A प्लस B इंटू 1000 अपॉन 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये तो 60 हो जाएगा ना, 1 इज इक्वल टू 60 अपॉन A प्लस 2B, यहाँ से हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 90 अपॉन 2A प्लस B। दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा, A की वैल्यू आएगी 40 और B मिल जाएगा आपको 10, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, solution has more molecular randomness than a pure solvent has. The entropy change between the solution and solid is larger than entropy change. Okay, entropy change पे क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहली बात है एंट्रोपी ऑफ, आप जानते हो सबसे ज्यादा एंट्रोपी जो मिक्सचर होते हैं उनकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, उनमें रैंडमनेस ज्यादा होता है व्हेन कंपेयर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर आप अकेला A रखे, अकेला B रखा और एक केस में AB को मिक्स कर दिया, तो एंट्रोपी AB जो मिक्सचर है उसकी ज्यादा होगी व्हेन कंपेयर टू प्योर A या फिर व्हेन कंपेयर टू प्योर B, ठीक है। मिक्सचर की एंट्रोपी हमेशा ज्यादा। नाउ तो जो हमारा फर्स्ट केस है, कंपैरिजन किसके बीच में करना है, एंट्रोपी चेंज बिटवीन सोल्यूशन एंड सॉलिड एंड एंट्रोपी चेंज बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉलिड। ओके, तो सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होती है, सबसे अधिक एंट्रोपी होती है सोल्यूशन की, राइट। उसके बाद एंट्रोपी होती है सॉल्वेंट की, इसकी एंट्रोपी तो सबसे ज्यादा, फिर होता है सॉल्वेंट, फिर है सॉल्वेंट की एंट्रोपी, और उसके बाद सॉल्यूट की एंट्रोपी सबसे कम, राइट। इसकी एंट्रोपी नॉर्मल, इसकी एंट्रोपी सबसे कम है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि द एंट्रोपी डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन इज मोर देन इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सही बात है ना, करेक्ट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट। तो heat of fusion of solution and solvent are similar since similar force of intermolecular attraction are involved. Yes, option number B. Heat of fusion delta HF, heat of fusion of solution and
सॉल्वेंट आर सिमिलर, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आप थोड़ा समझो कि जब एक हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ, अगर आप स्पेसिफिक बोल रहे हो ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन, तो वो 1 ग्राम के लिए होगा। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे या हीट ऑफ फ्यूजन इन जनरल बोलेंगे तो फिर वो 1 मोल के लिए होगा। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप ये देखिए, फर्स्ट केस है डेल्टा एच एफ ऑफ सोल्यूशन। आप जानते हो एक सॉल्वेंट को मेल्ट करना हो या फिर एक सोल्यूशन को मेल्ट करना हो, बात तो एक ही है, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट में ये है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट को आपने फ्रीज कर दिया, राइट, इसमें जो फ्रीज हुआ है दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट, दिस इज फ्रोजन सॉल्वेंट। और सोल्यूशन में जो आपका है, सोल्यूशन में आप एक सोल्यूशन को जब फ्रीज करते हो, सोल्यूशन को जब फ्रीज करते हो तो भी उसमें अल्टीमेटली सॉल्वेंट ही फ्रोजन होता है ना, सॉल्यूट फ्रीज नहीं होता। ऑन फ्रीजिंग सोल्यूशन, तो अल्टीमेटली हम एक सोल्यूशन को फ्रीज करके रखे हैं या एक सॉल्वेंट को फ्रीज करके रखे हैं, जो फ्रोजन कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट का ही है, और हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड करती है ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जिसकी फ्यूजन हो रही है। तो अल्टीमेटली तो एक ही बात हुई, आप सॉल्वेंट को फ्रीज करो उसके बाद उसको मेल्ट करो, या फिर एक सोल्यूशन को फ्रीज करो, सोल्यूशन में भी जो कंपोनेंट है फ्रोजन कंपोनेंट वो हमेशा सॉल्वेंट का ही रहेगा, फाइन। तो क्योंकि दोनों में सॉल्वेंट ही फ्रीज हो रहे होते हैं, और अगर सॉल्वेंट ही आइडेंटिकल है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में आइडेंटिकल है, तो हीट ऑफ फ्यूजन दोनों ही केस में सेम रहेगी, फाइन। अब ये जरूर ध्यान रखना कि इन दोनों में हीट ऑफ फ्यूजन सेम है, दोनों का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो अलग अलग है। एक सोल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम होती है when compared to solvent, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कम है, ठीक है, हमेशा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का हीट ऑफ फ्यूजन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वो फ्रीज करेगा। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब, हीट ऑफ फ्यूजन पूरा पूरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो फिर हीट ऑफ फ्यूजन आपको अधिक हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट को और हीट ऑफ फ्यूजन को आप डायरेक्टली रिलेट नहीं करना। नाउ कमिंग टू ऑप्शन नंबर सी, sugar containing solution freezes at low temperature than pure water, true, true। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गई है। 14th में, अब इस तरह के क्वेश्चन कभी रहे तो आप हमेशा उन डेटास पे जाओ जिसकी आपके पास थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, जो थोड़ी इजी है, ठीक है। जैसे आप इसमें देखना, ये तो डेटा भर दिया है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी याद रहता है हम लोगों को, मेल्टिंग पॉइंट इनका याद नहीं रहता है, बस इतना जानते हैं कि जो आर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये ठीक है। नाउ अब क्या दिया है कि जो हमारा कंडक्टिविटी पुअर 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 सभी में पुअर है इन सॉलिड स्टेट, इसका मतलब इससे आप डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे। कंडक्टिविटी लिक्विड स्टेट में गुड गुड पुअर, कंडक्टिविटी एक्वस स्टेट में फाइन। एक डिफरेंस हमें मिला, कंडक्टिविटी लिक्विड स्टेट में इन दोनों में तो अच्छी है शुरू के दो में, लेकिन लास्ट वाले में पुअर है, राइट। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी पुअर है, ये अब इंपॉर्टेंट बात बनी, अब कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। तो आर ऑप्शन को देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहीं पर मिला है, राइट। तो अमोनिया तो आप जानते हो, अमोनिया लिक्विड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना, अमोनिया लिक्विड में, लिक्विड अमोनिया तो काफी कंडक्टिंग होता है, उसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, उसकी प्रेजेंस के कारण। तो दिस इज क्वाइट कंडक्टिंग। HCl is quite conducting.
तो इसका मतलब है कि हमारा ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है। अब फिर कह रहा है कि कंडक्टिविटी एक्वस सोल्यूशन में इट इज इनसॉल्युबल। तो एक्वस सोल्यूशन में इनसॉल्युबल कौन है, कैसे है, देखिए एक्वस सोल्यूशन में HCl तो पानी में बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है, वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया भी बहुत अच्छा सॉल्युबल होता है इन वाटर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो पता चल गया है कि अगर पानी में इनसॉल्युबल है तो ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। कंडक्टिविटी इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में कंडक्टिविटी HCl की तो होती है, इन दोनों की नहीं होती, ठीक है, C2H5Br की नहीं होती। अमोनिया में अगर आप मेटल के आयंस को डाल देते हो, मेटल को डाल देते हो, तो फिर वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना लेता है। फाइन, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट Q। तो अभी हमारे पास ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये दोनों ही सॉल्युबल हैं इन वाटर। फर्स्ट टू आर, दीज टू आर, 1 and 4 आर सॉल्युबल इन वाटर। तो अब आते हैं Q में, ओके। Q में देखो कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में पुअर कह रहा है, वो तो ठीक है, चलो पुअर तो NaF KCl सॉलिड स्टेट में तो पुअर है। लिक्विड में गुड कह रहा है, मेल्ट करने पे अच्छी कंडक्टिविटी है, और एक्वस में भी अच्छी कंडक्टिविटी है, वो तो दोनों की है, तो यहां से तो पता नहीं चला कुछ। फाइन, नाउ कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट इज पुअर, ओके, P के लिए। कंडक्टिविटी इन लिक्विड स्टेट गुड, एंड इन एक्वस इट इज इनसॉल्युबल। तो कंडक्टिविटी इन लिक्विड स्टेट में अच्छी कंडक्टिविटी होना, आप देखो MgO और SiO2 इनमें से एक सिलेक्ट करना है ऑप्शन। MgO की कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में तो ठीक है, पुअर है, आयनिक सॉलिड है, लेकिन ये जैसे ही इसको मेल्ट करोगे ये कंडक्टिंग बन जाएगा। एक आयनिक सॉलिड अपने मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट। अब हम देखते हैं SiO2 का क्या। तो SiO2 कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ओके। SiO2 ना ही सॉलिड स्टेट में ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, SiO2 ना ही सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करेगा, सॉलिड एंड लिक्विड, ना ही लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा SiO2। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स लाइक MgO और KCl और NaF, ये सभी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मॉल्टन फॉर्म, कंडक्ट्स इन मॉल्टन फॉर्म, ओके। और ये कंडक्ट नहीं करते हैं इन देयर सॉलिड फॉर्म, क्योंकि वहां पे फ्री आयंस अवेलेबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 अगेन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपको मिला था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, फिफ्टींथ क्वेश्चन में प्रेशर को प्लॉट किया है वाई एक्सिस पे और टेम्परेचर को प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पे। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारा बिल्कुल ये वाला रीजन होता है, टेम्परेचर ज्यादा जहां पर और प्रेशर कम है, टेम्परेचर ज्यादा है, वो रीजन गैशियस होता है। टेम्परेचर बहुत हाई करके रखे हो, प्रेशर कम रखे हो, प्रेशर बहुत ज्यादा कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, तो मेजर कंपोनेंट हो जाएगा सॉलिड, राइट। और जब तक बात इंटरमीडिएट की होती है तब तक हमारा जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड फेज में होता है। ये इसका रीजन हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। फाइन, तो अब हम आते हैं अभी के क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, इस ग्राफ को वापस से, ये वाला ग्राफ जो अभी ड्रॉ किया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये फ्यूजन का ग्राफ है ना। सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं इन इक्विलिब्रियम। फाइन,
देन देयर इज दिस ग्राफ, और फिर एक थोड़ा कम स्लोप वाला ग्राफ है, ये थोड़ा कम स्लोप वाला ग्राफ। फाइन। इस ग्राफ में लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करता है, और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ इक्विलिब्रियम शो करता है इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्विज के डिस्कशन में दैट दिस वन सॉलिड और गैस जहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब्लिमेशन ग्राफ है, जहां पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं वो बॉइलिंग पॉइंट बता रहा होता है, वेपराइजेशन या कंडेंसेशन, एंड जहां पर सॉलिड लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो मेल्टिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन बता रहा होता है, और करस्पॉन्डिंग प्रेशर टेम्परेचर आप देख सकते हो। फाइन। हमने डिस्कशन किया था दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे तीनों ही फेज एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। नाउ आपको याद होगा हमने हर एक करस्पॉन्डिंग टू एवरी प्रेशर, एक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग एक बॉइलिंग टेम्परेचर होता है ना, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और इस पर्टिकुलर प्रेशर पे एक लिक्विड बॉईल कर सकता है। अगर हम प्रेशर को बदल देंगे तो फिर वो लिक्विड, उस लिक्विड की बॉइलिंग टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगी, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो लिक्विड वर्सेस लिक्विड एंड गैस की जो इक्विलिब्रियम ग्राफ है, ये वाली ग्राफ है ना, इस ग्राफ के बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गए, यहाँ पर बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट। तो हम क्या देखेंगे कि ये पूरा ग्राफ तो डिपिक्ट कर रहा था बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग प्रेशर, पूरा ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ था। लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट, दिस एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट क्या बताता है? एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट को थोड़ा मैं शॉर्ट कर देती हूँ, एंड पॉइंट यहाँ पर लेट सपोज, ताकि ऊपर जगह रहे, दिस इज एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट ऑफ ग्राफ, एंड पॉइंट ऑफ बॉइलिंग ग्राफ, ये पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक टेम्परेचर, इसके करस्पॉन्डिंग का ये टेम्परेचर है। तो अब ये टेम्परेचर बता रहा है कि देखो इस टेम्परेचर से कम के टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई हो रहा है, गैस लिक्विफाई हो गया इस टेम्परेचर से कम के टेम्परेचर पे, ये जो मैंने सर्कल किया है। क्यों लिक्विफाई हो रहा है गैस? क्योंकि हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे जितना प्रेशर चाहिए उस पॉइंट पे हम उतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो गैस लिक्विफाई हो रही है। और आप जानते हो लिक्विड से गैस बनना और गैस से लिक्विड बनना, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अल्टीमेटली वही लिक्विफिकेशन पॉइंट भी रहेगा, राइट। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर है यहाँ वाला एंड पॉइंट ऑफ दिस ग्राफ, इस टेम्परेचर को, इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आया, जिसके नीचे, जिसके कम के टेम्परेचर पे आप इस पर्टिकुलर गैस को लिक्विफाई कर सकते थे, इस वाले टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर हमने पहले भी पढ़ा है, क्रिटिकल टेम्परेचर TC, ये वाला पॉइंट है TC। critical temperature is the temperature, this is the temperature below which, below or at which a gas can be liquefied, can be liquefied, ठीक है। तो आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो इस टेम्परेचर पे या इस टेम्परेचर के नीचे के टेम्परेचर पे, ऑन अप्लाइंग अप्रोप्रिएट प्रेशर, ठीक है। can be liquefied इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर अगर आप कर दोगे तो फिर आप गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, नो मैटर आप कितना भी प्रेशर क्यों नहीं अप्लाई करो, ठीक है। याद होगा हम इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते थे, टेम्परेचर बिलो और विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग अप्रोप्रिएट प्रेशर।
फाइन। तो ये वाला जो टेम्परेचर है इस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो मिनिमम प्रेशर आती है दैट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। ओके, तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दिस इज क्रिटिकल प्रेशर। सो अभी यहां तक तो हमारा समझ में आ चुका है। अब 2 पॉइंट बन चुके हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, दिस इज ट्रिपल पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रिपल पॉइंट है ये। और ये वाला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। सो दिस इज क्रिटिकल पॉइंट एंड दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। अब अगर आप कभी भी क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर देते हो ना, और आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करते जाओ, आप कभी भी एक गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, यही क्रिटिकल टेम्परेचर की सिग्निफिकेंस होती है। तो अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से आगे के टेम्परेचर पे गए, इधर गए क्रिटिकल टेम्परेचर से आगे के टेम्परेचर पे, हम नो मैटर कितना भी ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं अप्लाई करें, कितना भी ज्यादा प्रेशर हम अप्लाई करें, ठीक है, प्रेशर आप बढ़ाते जा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते जाओ जितना बढ़ाना है, प्रेशर आप कितना भी बढ़ाओ, लेकिन अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिए हो, इनमें से कोई सा भी टेम्परेचर, तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर से कोई सा भी ज्यादा टेम्परेचर, फाइन, इस केस में गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। तो ये जो फेज आएगी गैस की, उसे हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल लिक्विड। मतलब ये लिक्विड तो है नहीं, क्योंकि लिक्विफाई कर पाना क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये लिक्विड नहीं है, दिस इज सुपर क्रिटिकल लिक्विड। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो गैस और लिक्विड दोनों के बीच की होती है। मतलब सुपर क्रिटिकल लिक्विड गैस के जैसा कुछ बिहेवियर शो करेगा, लाइक डिफ्यूजन बहुत अच्छी होती है उसकी, और लिक्विड के जैसा वो किसी को भी अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस को अपने आप में डिसॉल्व कर सकता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज सुपर क्रिटिकल लिक्विड। तो अगर हम ये देखें ग्राफ, अपना ग्राफ देखोगे तो हमारे ग्राफ में जो हमारा लिक्विड गैस वाला इक्विलिब्रियम ग्राफ होता है, लिक्विड गैस वाला इक्विलिब्रियम ग्राफ, बॉइलिंग पॉइंट जो बता रहा होता है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। और इसके ऊपर का और राइट का कोई सा भी रीजन, ये जितना रीजन है दिस इज सुपर क्रिटिकल लिक्विड का रीजन, फाइन। तो इसलिए सुपर क्रिटिकल लिक्विड को आप हमेशा कहाँ लोकेट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर above critical conditions। तो फिर हमारा आंसर क्या जाएगा इसमें, सुपर क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव, शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो पॉजिटिव डेविएशन का ये मतलब होता है कि जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू मिक्सचर। तो ओरिजिनल कंपोनेंट्स में इंटरैक्शन अधिक है व्हेन कंपेयर टू इंटरैक्शन इन मिक्सचर। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ए की जो इंटरैक्शन है और बी की जो इंटरैक्शन है, ये इंटरैक्शन इज मोर देन, दिस इंटरैक्शन इज मोर देन इंटरैक्शन ऑफ ए बी। ठीक है, तो इनमें से एग्जाम्पल कौन से हैं सही, एसीटोन क्लोरोफॉर्म नो, दिस शोज नेगेटिव डेविएशन, वाटर नाइट्रिक एसिड नेगेटिव डेविएशन, वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेगेटिव डेविएशन। सो हियर वी हैव बेंजीन मिथेनॉल। बेंजीन मिथेनॉल में क्या होता है कि मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना, मिथेनॉल। अब जब आप उसमें बेंजीन मिक्स कर देते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। सो
Question number 17. In diamond, the lattice in FCC with carbon atoms occupy lattice point as well as some of the void positions and resemble zinc blend structure. Okay. तो जिंक इसमें आपसे पूछ रहा है डायमंड के बारे में. तो डायमंड के बारे में आपको पता है डायमंड क्या है कि इसमें कार्बन एटम्स कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सारे फेस सेंटर्स पे प्रेजेंट होते हैं, सारे फेस सेंटर्स पे और कॉर्नर्स पे, राइट. तो हमारा जो FCC लैटिस पॉइंट्स है उस पे कार्बन प्रेजेंट होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल्सो इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑल्सो इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो यहाँ से यहाँ कितना बन गया, 4 बना, और ना ओनली ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 4 अगेन. फाइन. ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक छोड़कर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में टोटल होते हैं 8. तो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब 4 आ गए. तो अब हम देखते हैं इन लैटिस हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर वेकेंट. ट्रू. पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल इज 74%. नहीं, डायमंड की पैकिंग एफिशिएंसी 34% होती है. पैकिंग एफिशिएंसी में आप क्या करते हो, Z इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब, राइट. और इसमें Z की वैल्यू हम कितना रखना चाहेंगे, 8 एटम्स हैं एक यूनिट सेल में, और A और R के बीच में क्या रिलेशन होता है, 2R इज इक्वल टू √3a/4, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है ना ये आपके कार्बन एटम्स. 2R इज इक्वल टू √3a/4. जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी 34% मिल जाएगी. सो दिस इज इनकरेक्ट. इन लैटिस ऑल ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस आर वेकेंट. यस, ट्रू. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कभी भी कोई भी अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो तो उससे सराउंडेड हमेशा हमेशा 4 एटम्स ही होंगे, है ना. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई प्रेजेंट है तो उससे सराउंडेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट. ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर किसी को आप रख दियो तो वो कितने, वो उससे सराउंडेड कितने लोग होंगे, 6. टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई है तो उससे सराउंडेड हमेशा 4 एंटिटीज है. तो इसका मतलब दिस इज आल्सो करेक्ट. तो हमारा A, C एंड D ऑप्शन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. A solution is made of 162 gram of HBr in 500 gram of water. Assume that 90% dissociated and freezing point is constant दिया हुआ है Kf 1.86. Which of the following is correct? नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स तो निकाल लेंगे ना. मोल्स क्या है, 162/81 मोलर वेट 2 आ गया, ये तो सही है ये ऑप्शन. मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो ये कितना आ गया, 4 आ गया. करेक्ट, ये भी करेक्ट है. इफेक्टिव मोलालिटी आफ्टर आयोनाइजेशन इज 6.6. अब देखते हैं कितना क्या आयोनाइजेशन हो रही है. तो HBr is H gives H plus and Br minus. 90% आयोनाइजेशन है, 0 है शुरू में, 1 माइनस 0.9 बना, ये 0.9, ये 0.9, राइट. तो यहाँ से ये आ गया, बचा हुआ कितना, 0.1. दिस इज 0.9, सो दिस इज 1.9 इन ऑल. 1.9 I की वैल्यू हमारे पास मिल गई है 1.9. इफेक्टिव मोलालिटी आफ्टर आयोनाइजेशन इज 6.6. आयोनाइजेशन की बाद की मोलालिटी निकालनी है, तो इफेक्टिव मोलालिटी का मतलब होता है कितने सारे टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं उन सबको मिलाकर निकालो, ठीक है. इफेक्टिव मोलालिटी इज इक्वल टू I into M and that is equal to 1.9 into 4 and that is equal to 7.6. So next option is incorrect. The freezing point of water is lowered by 14.13 degree Celsius. तो चलिए निकालते हैं. डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और M तो निकाल लिया, I इंटू M की वैल्यू एक साथ निकाल ली हमने 7.6. दिस इज 1.86 और कैलकुलेट करने पे 1.3 करेक्ट. तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. फाइन. तो हमारा आंसर A, B एंड D. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. Which of the following are true about azeotropic mixture? Theoretical question है ये. Azeotropic mixture boils at constant temperature. Yes. कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर चेंजेस नहीं, वो तो कांस्टेंट रहता है ना. बॉइलिंग करते जाएंगे फिर भी वेपर फॉर्म में भी उतना ही जाएगा जितना लिक्विड फॉर्म में, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑन बॉइलिंग. एजियोट्रोपिक solution of 2 liquids has a boiling point lower than that of, shows positive deviation higher than, okay. तो क्या है कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है ना, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं उनका क्या होता है, उनका होता है मिनिमम, उन्हें कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग
एजियोट्रॉप मतलब वो जो है वो अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम के बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करेंगे, ठीक है। ये सोल्यूशन अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट से कम के बॉइलिंग पॉइंट पे बॉईल करेगा। पॉजिटिव डेविएशन मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये याद रखना है ये दोनों बातों को, ये दोनों एक साथ है। पॉजिटिव डेविएशन जो भी शो कर रहा है उसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। सो ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट? द सोल्यूशन इज डाइल्यूट। यस, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड होती है। डेल्टा HF is independent of temperature between actual and normal freezing point. Yes, अभी पढ़ा हमने। डेल्टा H जो है ना, latent heat of fusion, वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ टेम्परेचर बिटवीन एक्चुअल एंड नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। यस, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है कि कौन फ्रीज कर रहा है, और जो फ्रीज कर रहा है उसके बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। किसी का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट अधिक है, किसी की फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी कम है, उस पे हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन डिपेंड करता है ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स जिसके फ्यूजन हो रही है, जिसकी मेल्टिंग हो रही है, ठीक है ना। द सॉलिड फेज कंसिस्ट ऑफ प्योर सॉल्वेंट व्हेन सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल। यस, जब कूल करते हो तो प्योर सॉल्वेंट ही आपको मिलता है एक सोल्यूशन में से। और लास्ट है डेल्टा TF इज नॉट इक्वल टू 3 KF फॉर 3 मोलर। क्या है कि ये दिया हुआ है कैपिटल M, है ना, और हाईली डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। तो डेल्टा TF की वैल्यू तो कितनी होगी? डेल्टा TF अगर दे रखा है कि M इज 3, इट मींस डेल्टा TF विल बी इक्वल टू 3 into KF। तो नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, गलत हो गया फिर ये, है ना। तो इनमें से आप देख लेना कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं मालूम है, उसके सॉल्यूशंस आप नोट कर लो और कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।